ओके, लास्ट क्लास में हम आरआरबी ग्रुप डी 2022 का जो पेपर हुआ था उसमें हमारा जो साइंस का पार्ट था उसको देख रहे थे। तो हमारा वहाँ पे 14 नंबर हो चुका था। ये आपका जो है ये 50 नंबर जो आपका सेट होगा। और इस डेट में आपका फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था इसमें जो साइंस का जो क्वेश्चन पूछा गया था इसको यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा वैद्युत अपघटनीय अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो वैद्युत अपघटनीय अभिक्रिया क्या होता है? किसी प्रकाशीय या ऊष्मी जो है अपघटन में ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक जो यौगिक होते हैं उसको दो या दो से अधिक घटकों में तोड़ा जाना क्या होता है? ये आपका वैद्युत अपघटनीय अभिक्रिया होता है। ठीक है, ऊष्मा के द्वारा होता है। जैसे मान लीजिए आपका क्या होता है कि जैसे जिंक कार्बोनेट ZnCO3 है, इसको आप क्या करेंगे ऊष्मा के प्रेजेंस में जब ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा जिंक ऑक्साइड और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो ये ऊष्मा के प्रेजेंस में आपका क्या बनता है? जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें जो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में जो वाटर है, ठीक है, दो या दो से अधिक घटकों में यहाँ ब्रेक होना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन यहाँ ब्रेक हो रहा था। और वाटर जो है ये आपका ऊष्मा के प्रेजेंस में जब इसका वो होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपको पूछ रहा था कि वैद्युत अपघटनीय जो है अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि एक प्रोटॉन है, ठीक है, को चित्र में प्रदर्शित किया गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक प्रोटॉन है, यहाँ पे ये है और ये आपका चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड के अनुसार एक चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड में क्या किया जाता है? प्रेषित किया जाता है। इस पर लगने वाले जो बल हैं की दिशा क्या होगी? ठीक है, तो जो यहाँ पे देखिए यहाँ प्रोटॉन है, चुंबकीय क्षेत्र है और लगने वाली बल की दिशा वो क्या होगी? कागज के तल के अंदर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी है कि कागज के तल के अंदर की ओर इसका लगने वाला बल होगा। ठीक है, ये आपका प्रोटॉन है, इधर चुंबकीय क्षेत्र है, तो इस पे जो लगने वाले बल होगा कागज के तल के अंदर होगा। और ये किसके द्वारा होता है? मैक्सवेल के जो पेच का नियम होता है उसके द्वारा ये यहाँ पे ज्ञात किया जाता है। या जो अंगूठे का नियम होता है, ठीक है, मैक्सवेल का वहाँ पे अंगूठे का जो नियम होता है उसके द्वारा यहाँ पे इसको क्या किया जाता है? इसका जो है ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो यही आपको पूछ रहा था कि यहाँ पे लगने वाले फोर्स की दिशा क्या होगी? तो ये आपके तल के अंदर की ओर होगी। ठीक है, अंदर की ओर, जो कि यहाँ पे आपको दिया गया है। इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से उच्चतम संयोजकता वाले तत्व का चयन करिए। ठीक है, इसमें से उच्चतम तत्व वाला जो है संयोजकता वाला, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का जो होता है ये 3 और 5 दोनों होता है। ठीक है, 3 और 5 होता है। इसका आपका 3 होता है संयोजकता, इसका आपका 1 होता है और कैल्शियम का 2 होता है। तो उच्चतम संयोजकता वाला क्या हो जाएगा? आपका नाइट्रोजन हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। और इसके बारे में डिटेल हम जब पढ़ेंगे केमिस्ट्री वहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर ए इसका नाइट्रोजन होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा को निरूपित नहीं करता है? ठीक है, यहाँ पे देखना है कि कुछ यहाँ पे निरूपित नहीं करता है बात। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर एस = I/2T I/2RT VIT V²/R। ठीक है, तो ये जो तीनों होता है ये आपका क्या होता है? ये ऊष्मा को निरूपित करता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है H = IR²T ये आपको निरूपित नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे कि विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा को जो दिया था, ठीक है, किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा ये किसने दिया था? जूल ने दिया था। ठीक है, जूल, तो ये यहाँ पे जूल ने दिया था, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर था जो इसमें से निरूपित नहीं है ये S = IR²T ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसी धारावाहिक परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? ठीक है, धारावाहिक परिनालिका होता है उसमें चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से आपका होता है धारावाहिक परिनालिका जो होती है। ठीक है, ये आपका क्या होता है? ये आपका नॉर्थ दिशा होता है। ठीक है, ये आपका नॉर्थ दिशा होता है, ये नॉर्थ होगा। ठीक है, ये साउथ होता है। तो यहाँ से आपको नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। ठीक है, इस तरह से जाता है नॉर्थ से साउथ, इस तरह से आपका होगा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा। ठीक है, और क्या होगा यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है ये होता है सोलिनॉइड कॉइल होता है, सोलिनॉइड कॉइल होता है ये, और ये नॉर्थ से निकलता है और साउथ की तरफ ये जाता है। ठीक है, नॉर्थ से निकलता है साउथ की तरफ जाता है। और यहाँ पे क्या होता है? ये आपको फेरों की संख्या होती है। ठीक है,
फेरों की संख्या जितनी बढ़ती है तो उतनी चुंबकीय क्षेत्र जो होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। जितनी भी फेरों की संख्या बढ़ेगी क्या होगी, आपकी चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगी। तो ये आपका एक परिनालिका है, इसके अंदर पूछा है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है, एक समान और अशून्य होता है। ये ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक समान और अशून्य होता है। इस चीज़ को यहाँ पे याद रखेंगे कि क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र एक समान और यहाँ पे अशून्य होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे ये जो सोलिनॉइड है, आपको सोलिनॉइड कॉइल इस तरह से होता है कि नॉर्थ से निकलेगा साउथ की तरफ जाएगा। फेरों की संख्या इस तरह से, जब फेरों की संख्या बढ़ती है तो चुंबकीय क्षेत्र भी यहाँ पे बढ़ता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे यहाँ पे कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक अवतल दर्पण पर किसी वस्तु का वास्तविक, ठीक है, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है, तो वस्तु कहाँ स्थित होगी। ठीक है, अवतल दर्पण पर यहाँ पे क्या कर रहा है, ये आपका इस तरह से अवतल दर्पण है एक, ठीक है, और यहाँ पे ये बोल रहा है कि वस्तु कहाँ पर स्थित होगी। देखिए वस्तु ये है, ये यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे आपका एफ होगा, तो ये आपका क्या होगा इस तरह से यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से आपका होगा। तो वस्तु कहाँ पे स्थित होगी, ये आपको कह रहा है कि उल्टा व छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है तो वस्तु, तो वक्रता केंद्र से परे होगा। ठीक है, वक्रता केंद्र से परे ये होगा। इस तरह का जो भी हम प्रॉब्लम है पहले भी इसको देख चुके हैं, कई बार देख चुके हैं, कई बार ये क्वेश्चन इस तरह से आपको पूछा गया था। कॉन्सेप्ट में भी जब हम लाइट चैप्टर देखे तो वहाँ भी इस तरह के देख चुके थे। तो जो आपका जो वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब जब निर्मित करता है तो वस्तु क्या होता है, वक्रता केंद्र से क्या होगा, ये आपका से परे यहाँ पे स्थित होगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि किसी वस्तु को इतना सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली अवतल लेंस, ठीक है, जो फोकस दूरी है अवतल लेंस के लिए माइनस का 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके बाद से इतना सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि यू का जो वैल्यू है माइनस का 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना होगा, m = v/u होगा। ठीक है, आवर्धन। अब देखिए यहाँ पे आपको f दिया है, u दिया है, v निकालेंगे। ठीक है, तो 1/v - 1/u = 1/f ये होगा। अब 1/v जो है, v कितना है आपका, यहाँ पे देखेंगे कि आपको v निकालना है, u कितना है 1/v हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा आपका 1/-20। ठीक है, ये हो जाएगा, फिर = यहाँ पे हो जाएगा 1/-10। अब देखिए ये आपको निकालना है तो यहाँ हो जाएगा 1/v = इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस, यानी कि ये हो जाएगा -20। और फिर हो जाएगा ये आपका, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप एलसीएम निकालेंगे 1/v = ये हो जाएगा 20 और 10 का यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 10, 5, ये हो जाएगा आपका 5 और ये है 5। ठीक है, फिर ये 5, 10, 20 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 20, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2। 1/v = हो जाएगा -3/20। ठीक है, तो यहाँ पे भी, ठीक है, तो यहाँ पे जब आप v निकालेंगे तो कितना हो जाएगा -20/3 यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, ये v हो जाएगा। अब m निकालेंगे तो m कितना हो जाएगा, ये v है -20/, ये हो जाएगा 3 × v कितना, u कितना है यहाँ पे -10 है, ये हो जाएगा -10, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/, यहाँ पे आप देखिए तो 10 दूना ये 20 हो जाएगा, यानी कि 2/, कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 0.66 आएगा। ठीक है, 0.66 ये आपका आंसर आ जाएगा। m का वैल्यू आवर्धन, तो ये क्या हो जाएगा, 1 से कम और सीधा यहाँ पे प्रतिबिंब होगा। ठीक है, 1 से कम और प्रतिबिंब जो होगा ये सीधा बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, लेंस के फार्मूले से इसको सॉल्व करके 1/v - 1/u = 1/f इसको सॉल्व करके आप आसानी से यहाँ पे बता सकते हैं कि जो आवर्धन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे मैग्निफिकेशन v/u होगा, इस हिसाब से आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, कि इसमें से कौन सा जो फार्मूले का नाम है, जैसे CH3COOH है, एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आपको बताना है। तो आप देखेंगे कि CH3COH ये क्या होगा, आपका एसिटिक एसिड हो जाएगा, C, यानी कि फर्स्ट का क्या बनेगा आपका C बनेगा। इसके बाद देखिए CH3 बनेगा, CHCl3, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका होता है क्लोरोफार्म होता है। ठीक है, ये होता है क्लोरोफार्म, यानी कि यहाँ पे सेकेंड का D बनेगा। ठीक है, सेकेंड का आपका D बनेगा। इसके बाद देखिए ये आपका होता है एथिल एल्कोहल होता है, CH3C2HOOS, यानी इसको C2 यहाँ पे C2H5, ठीक है, C2H5OS, इसको भी यही आप बोल सकते हैं, इसको ये बोलिए या ये बोलिए CH3CH2OH, ये आपका एथिल एल्कोहल होता है। ठीक है, तो इसको एथेनॉल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका तीसरे का B हो जाएगा। ठीक है, थर्ड का आपका यहाँ पे B हो जाएगा।
इसके बाद से एक बच गया फोर्थ का, ये अब CH4 क्या होता है, मेथेन होता है, ठीक है, मेथेन गैस होता है CH4, यानी फोर्थ का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये देखेंगे इसमें से कौन सा मैच खा रहा है, तो फर्स्ट का C, दूसरे का D, देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन यहाँ पे कि आपको सुमेलित करना था कि कौन से फार्मूले को जो है यहाँ पे किस नाम से बोलते हैं, तो ये था, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग है ये आपको बताना है कि कांच है, साबुन, कागज के विनिर्माण में, घरेलू प्रयोजन के शोधन के मार्जक के रूप में। तीसरा जो है ये आपका आंसर हो जाएगा खिलौने और सजावटी सामान बनाने तथा सतहों को चिकना करने के लिए क्या किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। वो जैसे CaSO4, ठीक है, और 2H2O, इसको जब आप गर्म करेंगे 120 डिग्री के 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट डॉट 1/2 H2O बनेगा और प्लस 3/2 H2O बनेगा, ठीक है। ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। और ये आपका क्या होता है, जिप्सम होता है, ठीक है, ये आपका होता है जिप्सम, ये जिप्सम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में, ये बनता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब इसको गर्म करते हैं। ये आपका था, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा था कि प्लास्टर उपयोग क्या होता है, खिलौने सजावटी बनाने में, सतहों को चिकना करने में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे केवल 3 जो है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल 3 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि दो बल्ब ए और बी को दिए गए वोल्टेज पर क्रमशः कितना है, 100 वाट है और 25 वाट है, ठीक है। यहाँ पे 100 वाट 25 वाट है, तो बल्ब ए और बी के प्रतिरोधों का अनुपात बताइए। तो देखिए यहाँ पे जो शक्ति होता है, शक्ति का जो फार्मूला यहाँ पे होता है कि P कितना होता है, V²/R होता है, ठीक है। ये आप फार्मूला देखे होंगे, P V²/R। अगर यहाँ पे V² निकालें तो ये कितना हो जाएगा, P × R हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नियत होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या करेंगे कि आपको रेजिस्टेंस बताना है, वाट आपको दिया गया, P1 का वैल्यू, यानी क्या कर सकते हैं, P1R1 = P2R2, ठीक है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध है R1/R2 कितना हो जाएगा, जब R1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा P2/P1 हो जाएगा। अब R1/R2 जो है, P2 कितना है आपका, ये है 25 बाई ये हो जाएगा 100, यानी कि ये हो जाएगा 1/4, यानी 1:4 में ये आपका आ जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे दिया गया, ठीक है। रेजिस्टेंस का जो इसका R1/R2 जो आ जाएगा आपका, जो प्रतिरोधों का अनुपात पूछ रहा था 1/1:4, ये आपका हो जाएगा 1:4 में, ठीक है। तो यही आपको पूछा जा रहा था, यहाँ प्रतिरोध का जो रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है कि प्रत्येक 9 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में, ठीक है, यानी कि यहाँ R1 है, ये आपका 9 ओम है, ठीक है, R2 है, ये आपका कितना है, 9 ओम है, ठीक है, R3 है आपका कितना है, 9 ओम है। इसको समांतर में कर रहे हैं तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/9 + 1/9 + 1/9, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ठीक है। इसके बाद देखिए ये हो जाएगा 3/9, यानी कि R इक्विवेलेंट आपका कितना हो जाएगा, 9/3 करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ठीक है, 3 आ जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पे ये 32 नहीं है, ये आपका 3 ओम हो जाएगा। यहाँ आंसर नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह शून्य संयोजकता को निरूपित करता है, ठीक है। तो शून्य संयोजकता के जो आपका होता है, ये ग्रुप नंबर 18 जो वर्ग होता है, ये 18 के होता है, ठीक है। इसको आप उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं, उत्कृष्ट गैसेस का जो भी आपका होता है 18 के शून्य वर्ग या 18 वर्ग के, ठीक है। और ये जो होता है ये क्या होता है, हीलियम होता है, नियान होता है, आर्गान होता है, ठीक है, क्रिप्टॉन होता है, जेनान होता है, रेडान होता है, ठीक है। ये तो आपके शून्य वर्ग के जो भी एलिमेंट है तत्व ये आपके आते हैं, ठीक है। तो यही आपको पूछ रहा था कि कौन सा निरूपित करता है, तो ये आपके 18 वाले जो होते हैं ये आपके निरूपित करते हैं, ठीक है। इसको आप अक्रिय गैसेज भी बोलते हैं, अक्रिय गैस, ठीक है, अक्रिय गैसेज जो होते हैं इसको बोलते हैं, ग्रुप नंबर जो वर्ग नंबर 18 होते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया ये पूछ रहा है, तो संयोजन अभिक्रिया क्या कहलाते हैं, 2 या 2 से अधिक अभिकारक, ठीक है। इसको पहले भी देख चुके थे कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक जो होते हैं वो मिलकर एक प्रतिफल यानी उत्पाद बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो क्या कहलाते हैं आपके संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पे देखेंगे आप 2 या 2 से अधिक, यहाँ आप देखेंगे क्या N2 और H2 है, ये मिलकर क्या बनाते हैं, आपको अमोनिया बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे NH3 बना रहा है अमोनिया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें प्लास्टिक का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्यों? प्लास्टिक कीटों द्वारा आसानी से नष्ट हो जाती है। ठीक है, प्लास्टिक लंबे समय तक नहीं चलता। एंजाइम प्लास्टिक का विघटन कर पानी में अक्षम होते हैं। प्लास्टिक पानी में घुलनशील होता है। देखिए ये हो जाएगा कि आपको बचना चाहिए, क्योंकि एंजाइम जो होते हैं प्लास्टिक का विघटन कर पानी में अक्षम होते हैं, वो ये नहीं कर पाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये खत्म नहीं होता है जल्दी जल्दी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्लास। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में देखें। तब तक थैंक यू सो मच।